नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैदराबाद में जो भारी बारिश हुई है और कैसे पूरा तेलंगाना एक तरह से रेड अलर्ट पर है। शहर में हालात सच कहें तो काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे पास आज यानी 26 सितंबर 2025 की ताज़ा खबरें हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और हाँ, सरकारी चेतावनियां भी हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि हम समझें कि ये स्थिति असल में कितनी गंभीर है, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है और हाँ, प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू हुई गुरुवार आधी रात से, है ना, जब हैदराबाद के कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। जी हाँ, बिल्कुल आधी रात के बाद ही मामला शुरू हुआ और फिर ये सिलसिला रुका नहीं, मतलब लगातार बारिश होती रही। लगातार बिना रुके। हाँ, घंटों तक पानी बरसता रहा और नतीजा जाहिर है, शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए, जिसे हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। हाँ, ये वाटर लॉगिंग शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। इसने तो शहर को बिल्कुल थाम सा दिया होगा। बिल्कुल, खास तौर पर अगर देखें तो यूसुफगुड़ा, चैत्रिनका, तारनाका, हब्सीगुड़ा, कुकटपल्ली। जेएनटीयू के पास वाला एरिया भी सुना है काफी प्रभावित हुआ है। हाँ, जेएनटीयू, निजामपेट, प्रगति नगर और यहाँ तक कि जो पूरा मियापुर कुंडापुर आईटी कॉरिडोर है ना। ओह, आईटी कॉरिडोर भी। वहां तो बहुत ट्रैफिक रहता है वैसे। जी बिल्कुल, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और इनके अलावा भी कई इलाके हैं, जैसे पुराने शहर में चार मीनार के आसपास, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, बाचूपल्ली, चंद्रयान गुट्टा, लालापेट, मल्लापुर, उप्पूगुड़ा, बशीरबाग, इबिड्स, कोटी। बाप रे, ये तो लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, लिस्ट लंबी है, मतलब साफ है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी की चपेट में आ गया था। कई जगहों पर तो सड़कें बिल्कुल नदियों जैसी दिख रही थी। और ये घुटनों तक पानी वाली बात। हाँ, कुछ निचले इलाकों से ऐसी खबरें भी आईं कि घुटनों तक पानी भर गया था। लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत हुई। एक वो अंडरपास वाली घटना भी सुनने में आई थी मियापुर के पास। हाँ, वो एक खास घटना थी। म्यापुर मंजीरा पाइपलाइन रोड से कोनापुर मायहोम मंगला तक जो रेलवे अंडरपास जाता है, वो पूरी तरह पानी में डूब गया। ओह, वो तो काफी मेन रास्ता है शायद। जी हाँ, बहुत अहम रास्ता है और उसके बंद होने का मतलब आप समझ सकती हैं, भयंकर ट्रैफिक जैम। बिल्कुल, लोगों को खासकर सुबह सुबह ऑफिस निकलने वालों को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई होगी। बहुत ज्यादा। कई जगहों पर गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। सुबह से ही सड़कों पर बस जाम ही जाम था। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब प्रशासन की तरफ से क्या रिएक्शन रहा? मौसम विभाग ने कुछ कहा? बिल्कुल, प्रशासन की नज़र में भी ये बात तुरंत आई। मौसम विभाग यानी आईएमडी, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने फौरन कार्रवाई की। पूरे तेलंगाना राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। ऑरेंज अलर्ट? जी, ऑरेंज अलर्ट। और खास तौर पर हैदराबाद शहर के लिए तो अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी अभी बारिश और होगी? अनुमान तो यही है। असल में ये बारिश का दौर सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रहने वाला, और न ही ये बस एक दो दिन की बात है। अनुमान यह है कि अगले एक हफ्ते तक पूरे तेलंगाना में रुक रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। एक हफ्ते तक? इसकी वजह क्या है? अचानक इतनी बारिश? इसकी जड़ में बंगाल की खाड़ी में बना एक लो प्रेशर सिस्टम है। वो अब और मजबूत होकर एक डिप्रेशन में बदल गया है। अच्छा, ये लो प्रेशर और डिप्रेशन, ये मौसम वाले शब्द। हाँ, मतलब आसान भाषा में समझें तो ये डिप्रेशन जो है वो बहुत सारी नमी वाली हवाओं को तेलंगाना की तरफ धकेल रहा है और उसी वजह से इतनी भारी बारिश हो रही है। समझ गई। तो आईएमडी की चेतावनी गंभीर है मतलब? हाँ, काफी गंभीर है। उन्होंने राज्य के करीब 15 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। भारी से बहुत भारी कितना होता है ये? इसका मतलब है कि इन इलाकों में 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है 24 घंटे के अंदर। 20 सेंटीमीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और इतनी ज्यादा बारिश अगर कम समय में होती है तो उसका सीधा मतलब है अचानक बाढ़ का खतरा, जिसे हम लोग फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। हाँ, फ्लैश फ्लड्स तो बहुत खतरनाक होती हैं, एकदम से आ जाती है। बिल्कुल, ये वो बाढ़ होती है जो बिना ज्यादा वार्निंग के अचानक आ जाती है, खासकर निचले इलाकों में या नदी नालों के पास। तो क्या सभी जिलों के लिए एक जैसी चेतावनी है? नहीं, चेतावनी अलग अलग स्तर की है।
कुछ जिले जैसे हैदराबाद, जगत्याल, करीमनगर, निर्मल, निजामाबाद, सिद्दीपेट वगैरह हैं। वहां हल्की बारिश और गरज के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चलने का अनुमान है। ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य जिले हैं जैसे महबूबनगर, नागर कुर्नूल, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, वानापर्ती। यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। 61 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो काफी तेज हवा हुई। हाँ, ये तेज हवाएं भी नुकसान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति नाजुक बनी हुई है और अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसी गंभीरता को देखते हुए शायद पुलिस ने भी कुछ सलाह दी है, वो वर्क फ्रॉम होम वाली बात। बिल्कुल। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस, जो खासकर आईटी कॉरिडोर वाले इलाके को देखती है, उन्होंने कंपनियों से अपील की है कि वो शुक्रवार यानी आज 26 सितंबर को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी WFH घर से काम करने की सुविधा दें। इसके पीछे कारण क्या बताया उन्होंने? उन्होंने 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, जाहिर है, कर्मचारियों की सुरक्षा, ताकि उन्हें इस खराब मौसम में बाहर ना निकलना पड़े। दूसरा, शहर में जो पहले से ही भयंकर ट्रैफिक जाम लगा है उसे और बढ़ने से रोकना। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ियों को आने जाने के लिए रास्ता खुला मिल सके, जाम में वो ना फंसें। हाँ, ये तीसरा कारण बहुत जरूरी है। जी, ये सलाह उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट की, जो पहले ट्विटर हुआ करता था। अच्छा, और आम जनता के लिए भी कोई सलाह हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? हाँ, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस @HYDTP ने भी आम जनता से यही अपील की है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो प्लीज़ घर से बाहर निकलने से बचें, गैर ज़रूरी यात्रा को टाल दें। समझदारी इसी में है। अच्छा, ये तो हुई सड़क की बात। हवाई यात्रा पर भी कुछ असर पड़ा इसका? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। हवाई यात्रा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। खबरों के मुताबिक हैदराबाद का जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां आने वाली इंडिगो एयरलाइन की कम से कम 3 उड़ानें जो कोलकाता, मुंबई और पुणे से आ रही थी, उन्हें खराब मौसम की वजह से लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल पाई। ओह, तो फिर क्या हुआ? कहाँ गई वो फ्लाइट्स? उन्हें पास के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। अच्छा, विजयवाड़ा भेज दिया। यात्रियों को तो काफी परेशानी हुई होगी। हाँ, जाहिर है। और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी इन हालात में उड़ानों के संचालन में काफी दिक्कतें, मतलब ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। स्वाभाविक है। इंडिगो ने को अपने यात्रियों के लिए खास सलाह भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट के लिए सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें। हाँ, क्योंकि शहर में ट्रैफिक का हाल तो बुरा है। बिल्कुल। और साथ ही एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का ताज़ा स्टेटस एयरलाइन की ऐप या वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें। लास्ट मिनट पर कोई बदलाव न हो। सही सलाह है। आजकल ऐप पर सब पता चल जाता है। हाँ, और सड़क यातायात का तो हाल हमने पहले ही बात की। शहर के लगभग हर हिस्से से भयंकर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आ रही हैं। सरकारी RTC बसें चल रही हैं क्या? चल तो रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। वो भी जैम में फंसी हुई हैं। और वो मियापुर कोंडापुर रूट जैसे इलाके जो IT हब को जोड़ते हैं, वहां तो स्थिति खास तौर पर खराब बताई जा रही है। अच्छा, बारिश कितनी हुई इसका कोई अंदाजा है, कोई आंकड़े? हाँ, कुछ आंकड़े आए हैं। जैसे आज सुबह 8:30 बजे से 11 बजे के बीच सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर नारायणपेट जिले के नरवा में 44.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 2.5 घंटे में 44 mm, ये तो बहुत तेज बारिश हुई। हाँ, इसी तरह विकाराबाद जिले के मुजाहिदपुर में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। और अगर हैदराबाद शहर के अंदर देखें तो पुराने शहर के दबिरपुरा इलाके में 28.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। अच्छा। और कुतुबुल्लापुर के आदर्श नगर में 18 मिलीमीटर। ये आंकड़े शायद सुनने में कम लगे, लेकिन कम समय में इतनी बारिश ही वाटर लॉगिंग का मुख्य कारण बनती है ना? बिल्कुल सही। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है बारिश की, अल्प समय में अनेकता जल। और अगर हम इसे पूरे मानसून सीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या इस साल बारिश ज्यादा हुई है? हाँ, ये आंकड़ा देखने लायक है। इस साल तेलंगाना में अब तक सामान्य से 25% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 25% ज्यादा? जी। और अगर सिर्फ हैदराबाद शहर की बात करें तो ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। सामान्य से 51% ज्यादा बारिश। 51% ज्यादा, मतलब सामान्य से 1.5 गुना बारिश हो चुकी है अब तक लगभग। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि इस बार मानसून न सिर्फ ज्यादा सक्रिय रहा है, बल्कि शायद बारिश की तीव्रता माने इंटेंसिटी वो भी ज्यादा रही है। ये चिंता की बात है। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना दबाव पड़ता होगा इससे। बिल्कुल सही कहा। ये आंकड़े महज नंबर नहीं हैं। ये असल में बदलते मौसम के पैटर्न और हमारे शहरों पर उसके बढ़ते दबाव का सीधा संकेत हैं।
और इसी दबाव को महसूस करते हुए राज्य सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। हाँ, मुख्यमंत्री के कुछ निर्देश वगैरह आए हैं। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने खुद स्थिति का जायजा लिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। अच्छा, क्या खास निर्देश है? उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को खासतौर पर निर्देश दिया है कि वो अपने अपने जिलों में बाढ़ के लिहाज से जो संवेदनशील इलाके हैं, माने फ्लड प्रोन एरियाज, उनकी तुरंत समीक्षा करें और अगर जरूरत महसूस होती है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उनके लिए राहत शिविरों माने रिलीफ कैंप्स का इंतजाम किया जाए। ये तो बहुत जरूरी कदम है, लोगों की सुरक्षा पहले। बिल्कुल। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तालाबों के जो बांध हैं, टैंक बंड्स, उनका निरीक्षण करने के भी आदेश दिए हैं ताकि उनमें कोई टूट फूट ना हो या वो ओवरफ्लो ना करें। हाँ, क्योंकि तालाब ओवरफ्लो हुए तो और पानी भर जाएगा। सही बात। और जिन सड़कों पर पानी भर गया है वहां ट्रैफिक को रोकने या डाइवर्ट करने को कहा गया है। साथ ही पुलियों माने कॉजवेज, जो छोटे निचले पुल होते हैं, उनकी मजबूती और सुरक्षा की जांच करने के भी निर्देश हैं। हाँ, क्योंकि तेज बहाव में उनके बह जाने का खतरा रहता है। बिल्कुल। और ये इमरजेंसी टीमें वगैरह, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो सब तैनात है। हाँ, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए टीमें भी पूरी तरह तैयार हैं। GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हाँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, HYDRHA जो पानी सप्लाई और सीवरेज का काम देखती है, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इन सभी की टीमों को हैदराबाद और राज्य के दूसरे संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों की टीमें मौजूद हैं। जी हाँ, GHMC ने तो कई इलाकों में राहत कार्य शुरू भी कर दिया है, जैसे पानी निकालने के लिए पंप लगाना या प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना। यूसुफगुड़ा की कॉलोनियों में मदद पहुंचाने की खबरें भी हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है कि राहत कार्य शुरू हो गया है। हाँ, और बिजली विभाग को भी खास निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग को क्या? उन्हें कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि बिजली सप्लाई यथासंभव बनी रहे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता न हो। कहीं भी अगर बिजली के तार टूटे या लटकते हुए दिखें तो उन्हें तुरंत ठीक किया जाए ताकि कोई करंट लगने जैसा हादसा ना हो। बारिश में ये खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। करंट लगने की घटनाएं हो जाती हैं कई बार। जी। स्कूलों में अच्छी बात यह है कि अभी दशहरा की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए बच्चे घरों पर हैं। हाँ, ये गनीमत है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है, खासकर अगर किसी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बनते हों। और आम जनता के लिए सलाह वही दोहराई गई है, भारी बारिश के दौरान जितना हो सके घर के अंदर रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो मुझे लग रहा था। जी। ये जो हैदराबाद में हम देख रहे हैं, ये कोई अकेली घटना तो नहीं लग रही। अभी पिछले हफ्ते ही कोलकाता का हाल भी कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, बिल्कुल याद है, कोलकाता में भी यही हुआ था। वहां भी घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को लगभग ठप कर दिया था। वही तस्वीरें थीं, सड़कों पर पानी, भयंकर ट्रैफिक जाम, कई इलाके जलमग्न। दुर्गा पूजा के पंडाल तक पानी में डूब गए थे। हाँ, और वहां भी मुख्यमंत्री को छुट्टियां पहले घोषित करनी पड़ी और WFA की अपील करनी पड़ी। तो क्या ये एक पैटर्न सा बन रहा है? क्या हमारे बड़े शहर ऐसी घटनाओं के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, ये पैटर्न गौर करने लायक है और चिंताजनक भी है। देखिए कैसे ये सारी कड़ियां एक तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में एक मौसम प्रणाली माने डिप्रेशन बनती है, उसका सीधा असर जमीन पर तेलंगाना और खासकर हैदराबाद जैसे बड़े शहर में भारी बारिश के रूप में दिखता है। अब शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर उसका ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकासी की व्यवस्था, हाँ, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। वो शायद इतनी ज्यादा बारिश को इतने कम समय में संभालने के लिए या तो डिजाइन ही नहीं किया गया है, या फिर मेंटेनेंस की कमी है, या अतिक्रमण है नालों पर। कई कारण हो सकते हैं। सही। या खराब होती हैं, आर्थिक नुकसान होता है, हवाई यातायात बाधित होता है, फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ती हैं, जिसका असर न सिर्फ यात्रियों पर पड़ता है बल्कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट के संचालन पर भी। हाँ। इसके जवाब में फिर प्रशासन हरकत में आता है। अलर्ट जारी होते हैं, पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी निकालती है, कंपनियों को WFH की सलाह दी जाती है, मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं, निर्देश देते हैं। हाँ, इमरजेंसी टीमें NDRF, SDRF, GHMC जमीन पर उतरती हैं। ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। किन चीजों पर? मौसम की हकीकतों, क्लाइमेट रियलिटी के हिसाब से पर्याप्त है। दूसरा, हमारी आपदा तैयारी माने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। क्या हम सिर्फ प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर फोकस कर रहे हैं या रोकथाम, प्रिवेंशन और तैयारी, प्रिपेयर्डनेस पर भी? ये बहुत अहम सवाल है। तीसरा, ऐसी घटनाओं का आम नागरिक की सुरक्षा और सेहत पर क्या असर पड़ता है,
मानसिक तनाव भी तो होता है। और चौथा, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है। WFH एक समाधान है, लेकिन जैसा आपने कहा, यह सबके लिए मुमकिन नहीं है। दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, डिलीवरी करने वाले लोग, उनका क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। ये जो हैदराबाद में 51% ज्यादा बारिश हुई है सामान्य से, ये आंकड़ा तो साफ बताता है कि शायद हमें सामान्य की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये न्यू नॉर्मल हो सकता है। हाँ, तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस नए सामान्य के लिए तैयार है? और ये जो सरकारी कदम उठाए जा रहे हैं, टीमें तैनात करना, अलर्ट जारी करना, WFH की सलाह देना, ये सब महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन ये सब संकट आने के बाद के उपाय माने रिएक्टिव मेजर्स ज्यादा लगते हैं। क्या हमें संकट आने से पहले की तैयारी माने प्रोएक्टिव मेजर्स पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से, आपकी बात बिल्कुल सही है। रिएक्टिव उपाय जीवन बचाने और तात्कालिक राहत के लिए एब्सोल्युटली जरूरी हैं। NDRF, SDRF, GHMC जैसी टीमों का काम बेहद महत्वपूर्ण है, उसे कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, वो तो है। लेकिन लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, यानी लंबे समय तक ऐसी आपदाओं को झेलने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रोएक्टिव सोच अनिवार्य है। इसमें कई पहलू आते हैं। क्या हमारे शहरों की प्लानिंग ऐसी है कि पानी को सोखने के लिए पर्याप्त खुली जगह, ग्रीन स्पेसेस और जल निकाय वाटर बॉडीज हों, या हमने हर जगह कंक्रीट बिछा दिया है? लगता तो यही है कि कंक्रीट ही ज्यादा बिछा है। क्या हमारे बिल्डिंग कोड्स मौसम के बदलते मिजाज और ज्यादा बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हैं? क्या निचले इलाकों में जो प्राकृतिक रूप से बाढ़ संभावित हैं, वहां निर्माण की अनुमति देते समय नियमों का सख्ती से पालन होता है? ये बड़े सवाल हैं। क्या हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स यानी बारिश का पानी निकालने वाले नाले पर्याप्त क्षमता वाले हैं? और क्या उनकी नियमित रूप से सफाई और डीसिल्टिंग होती है, या वो कचरे से भरे रहते हैं? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर शहरों को, प्रशासकों को और नागरिकों को भी गंभीरता से विचार करना होगा। प्रिपेयर्डनेस का मतलब सिर्फ इमरजेंसी टीम्स को तैयार रखना नहीं है, बल्कि ऐसे हालात बनने की नौबत ही कम आए, इसके लिए पहले से योजना बनाना और उसे सख्ती से लागू करना है। और ये WFH वाली बात भी, इस पर वापस आए तो, एक तरफ ये सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ट्रैफिक कम करता है और कंटिन्यूटी ऑफ वर्क बनाए रखता है IT सेक्टर जैसी जगहों पर। जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी तो उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे मौसम की मार का असर भी सब पर एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत अहम सामाजिक पहलू है। तकनीक ने हमें WFH जैसा विकल्प दिया है, जो शायद 10-15 साल पहले इतने बड़े पैमाने पर संभव नहीं था। सही बात है। लेकिन ये विकल्प समाज के एक खास वर्ग के लिए ही उपलब्ध है, जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं या जिनकी रोजी रोटी सड़क पर निकलकर ही चलती है, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, मजदूर। हाँ, उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है। उनके लिए तो भारी बारिश का मतलब कामबंदी और आय का सीधा नुकसान है। तो जब हम समाधानों की बात करते हैं, तो हमें इन वर्गों के बारे में भी सोचना होगा। उनके लिए क्या सेफ्टी नेट है? ये सोचने वाली बात है। तो मतलब जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग और सामाजिक न्याय से जुड़े कई मुद्दों को सामने ला रही है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है, और शायद यही आज की चर्चा का सबसे अहम बिंदु है जिस पर हमें आगे सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो या पिछला हफ्ता कोलकाता का या देश के अन्य शहर हों, ऐसी तीव्र बारिश, इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स और शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग की घटनाएं अगर लगातार बढ़ रही हैं, और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद में 51% ज्यादा बारिश। हाँ, तो भविष्य के लिए अपने शहरों को ज्यादा लचीला, मतलब रिजिलियंट बनाने के लिए हमें सिर्फ तात्कालिक राहत या रिएक्टिव उपायों से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। हमें अपनी शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, हमारी जल प्रबंधन नीतियां, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज में कौन से बुनियादी, संरचनात्मक और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म बदलाव लाने होंगे। क्या हमें प्रकृति आधारित समाधानों, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, जैसे झीलों का पुनरुद्धार, शहरी जंगल, अर्बन फॉरेस्ट बनाना, परमिएबल पेवमेंट्स यानी पानी सोखने वाले फुटपाथ लगाना, इन पर ज्यादा निवेश करने की जरूरत है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये सवाल अब सिर्फ एकेडमिक चर्चा के लिए नहीं रह गए हैं, ये हमारी जरूरत बन गए हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी चर्चा पसंद आई होगी। जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।